Friends, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta, and in this session we are just revising the NCERT because your exams are about to begin, they start from the 21st. So we are revising the NCERT. Whatever chapter, whatever points I taught you in the full lectures of the principle of inheritance, I am just revising all the things from the NCERT so that you can connect everything from your NCERT. So I request you all, please sit with the NCERT के साथ बैठ जाइए और तैयार हो जाइए. We will have the quick revision of the pages from the page number 80 onwards. ठीक है, तो मैंने पेज नंबर 80 से हमें स्टार्ट करना है. पेज नंबर 80 से जाने से पहले सबसे पहले यहाँ पे देखो कि इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने कौन से कैरेक्टर लिए थे. मेंडल हैज़ टेकन राउंडेड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. जब उन दोनों को क्रॉस कराया तो इन द F1 जनरेशन ही गॉट ऑल द प्लांट्स हैविंग राउंडेड एंड येलो सीड्स. जितने भी प्लांट्स थे सबके पास किस टाइप के सीड्स थे? राउंडेड एंड येलो इन द F1 जनरेशन. बट फॉर द F2 जनरेशन व्हेन ही हैज़ टेकन द राउंडेड येलो सीड्स, हाइब्रिड राउंडेड येलो सीड्स, ठीक है, फॉर द F2 जनरेशन. तो हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड? 4 टाइप ऑफ गैमीट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. आई टोल्ड यू हाउ यू कैन जस्ट हैव द कॉम्बिनेशन. गैमीट्स मतलब क्या? कॉम्बिनेशन. जैसे यहाँ पे देखो, एक चीज़ केवल यहाँ से सीखनी है आपको कि गैमीट्स कैसे बनाते हैं. देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो इसके जीनोटाइप है पेरेंट का, वो क्या है? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y. ठीक है, ये जीनोटाइप है. किसका है? पेरेंट का जीनोटाइप है. अब यहाँ से अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, मतलब गैमीट बनाने हैं, तो देखो 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है. कैसे? कैपिटल R कैपिटल Y के साथ कॉम्बिनेशन कर सकता है, कैपिटल R स्मॉल y के साथ कॉम्बिनेशन कर सकता है. देख सकते हो, कैपिटल R कैपिटल Y के साथ, कैपिटल R स्मॉल y के साथ. उसके बाद स्मॉल r कैपिटल Y के साथ, यहाँ पे देखो, और स्मॉल r स्मॉल y के साथ. दीज 4 कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. केवल 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है. ठीक है, बिकॉज दे आर लोकेटेड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम सो दैट दे कैन जस्ट मेट विद ईच अदर. एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? मेट कर सकते हैं. ठीक है, एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. अगर यही कंडीशन लिंक जीन्स के साथ हो, अभी आप आगे पढ़ोगे कि अगर लिंक है, अगर ये दोनों लोकाई लिंक हो जाए, ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अगर लोकाई लिंक हो जाएगी तो गैमीट्स फिर 4 कॉम्बिनेशन ना बना के केवल 2 ही कॉम्बिनेशन बनाएंगे. याद रखना, अगर लोकाई क्या है? लिंक है. अगर लोकाई लिंक नहीं है तब तो वो क्या कर सकता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकता है. क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के प्लेसेस को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर लिंक है तो फिर एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते ना. लिंक है तो कैसे साथ छोड़ देंगे? तो अगर लिंक नहीं है, ठीक है, तब तो 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. लेकिन अगर लिंक है, जैसे यहाँ मैं फिर से समझा दूँ, अगर मान लो कंडीशन दे दी जाए कि कैपिटल R स्मॉल r क्या है? लिंक है, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों एक साथ जाएंगे तब एक गैमीट बनेगा ये वाला. और कैपिटल Y स्मॉल y लिंक है तो ये गैमीट क्या बनाएगा? कैपिटल Y स्मॉल y. याद रखना, समझ में आया? ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि बोल दे कि कैपिटल R कैपिटल Y क्या है? लिंक है, तो ये दोनों एक साथ जाएंगे गैमीट में. और स्मॉल r स्मॉल y लिंक है तो ये दोनों एक साथ जाएंगे गैमीट में. समझ में आया? लेकिन लिंक नहीं है. कैसे पता लिंक नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पता है तुम्हें 2 कॉम्बिनेशन नए आ गए थे. जब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने परफॉर्म कराया तो राउंडेड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, सॉरी, राउंडेड येलो और क्या है? रिंकल्ड ग्रीन. ये वाला देखो, राउंडेड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये तो पॉसिबिलिटी थी, ये तो हमें पहले से ही पता था कि राउंडेड येलो और रिंकल्ड ग्रीन अपीयर होंगे F2 जनरेशन में. लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि जो सीड्स होंगे वो रिंकल्ड येलो आएंगे या राउंडेड ग्रीन आएंगे. तो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन, ये दोनों न्यू कॉम्बिनेशन है. समझ में आया? रीकॉम्बिनेशन जिनको बोलते हैं, बिकॉज दे वर नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट. वो पेरेंट में प्रेजेंट नहीं थे, इसका मतलब ये जीन्स लिंक नहीं थे, ये रीकॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं. तो जब भी कोई भी रीकॉम्बिनेशन शो करता है, इसका मतलब है उनके बीच में या तो कंप्लीट लिंकेज नहीं है, ठीक है, या तो लिंकेज नहीं है या तो कंप्लीट लिंकेज नहीं है. समझ में आया? क्योंकि जब भी कंप्लीट लिंकेज होगा तो कोई भी नॉन पेरेंटल ट्रेट मतलब रिकॉम्बिनेशन अपीयर नहीं होगा. तो इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने कौन सा लॉ बताया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसमें उन्होंने बताया था कि व्हेन देयर इज ए गैमीट फॉर्मेशन और देयर इज ए मेटिंग, वन एलील सेग्रीगेट अनदर एलील इंडिपेंडेंटली. वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं.
ठीक है, और उनके बीच में जो असॉर्टिंग होती है, जो मिक्सअप होते हैं, वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं। दैट्स वाई देयर 2 रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस। इसीलिए क्या आ गए थे, 2 रिकॉम्बिनेशन आ गए थे। समझ में आ गई बात। बाद में देखा गया, मॉर्गन वगैरह ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि लॉ ऑफ मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस में जरूरी नहीं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो रिकॉम्बिनेशन में नहीं जाते, मतलब वो चेंज नहीं होते, वो पेरेंटल ट्रेट ही ट्रांसफ़र होते हैं। तब उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था लिंकेज का। ठीक है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे, लेकिन यहीं से पता तुम्हें रहना चाहिए कि यस लिंकेज क्या होता है, तो समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, क्योंकि आप पहले से ही पढ़ चुके हो कि क्रॉस कैसे कराते हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया। मैंने केवल आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं कि गैमीट्स कैसे बनाते हैं। अगर लिंक होगा, अगर लोकाई लिंक है, ठीक है, तो उसको फिर क्या नहीं करेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि लिंक है ना। तो लिंक है तो कैसे सेपरेट कर दोगे। अगर लिंक होगा तो 2 टाइप के गैमीट बनाता है, हेट्रोजाइगस भी। लेकिन अगर लिंक नहीं है तो कितने टाइप के गैमीट बना सकता है, 4 टाइप ऑफ गैमीट बना सकता है। मैंने आपको जब मैंने फुल लेक्चर दिया था तब भी बोला था कि आपको अगर गैमीट बनाने की प्रैक्टिस करनी है तो सबसे बढ़िया ये पूरा चेकबोर्ड है। जैसे अगर आपको गैमीट बनाना है तो यहाँ से गैमीट बनाना सीखो। जैसे ये कितने टाइप के गैमीट बना सकता है, 2। कैसे, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई और दूसरा गैमीट क्या बन सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इस तरह से जितने भी कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, सबसे आप गैमीट बनाना सीख सकते हो। और कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर ये वाले गैमीट के फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है, तो मैं आपको बता दूंगा। समझ में आ गई बात। तो प्रैक्टिस क्या करनी है, गैमीट बनाने की। गैमीट बनाने की प्रैक्टिस करिए, क्रॉस करवा के देखिए, ठीक है, अपने आप आपको इस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता दिया आपको। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का आइडिया कैसे आया, क्योंकि इनको रिकॉम्बिनेशन मिल गया था। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर यहाँ से लाइन देखो, ये वाली लाइन, द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज दैट सेग्रीगेशन 50% आर, ठीक है, सेग्रीगेशन 50% कैपिटल आर एंड 50% स्मॉल आर इज इंडिपेंडेंट। वो क्या है, इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। मतलब जो कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, जो कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, कैपिटल आर और स्मॉल आर का सेग्रीगेशन क्या है, सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है। किसके सेग्रीगेशन से, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के। और इसी लॉ को उन्होंने बाद में क्या बताया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है, तो इस तरह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में पता लग गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तुम्हें पता है मेंडल डिड नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द जीन्स, क्रोमोसोम्स, फिजिकल बेसिस नहीं बताया था उन्होंने कि दीज फैक्टर आर प्रेजेंट, मतलब वेयर आर दीज फैक्टर प्रेजेंट, ये फैक्टर प्रेजेंट कहाँ होते हैं, कैसे इनमें रिकॉम्बिनेशन होता है, कैसे इनमें सेग्रीगेशन होता है। ही वॉज अनेबल टू टेल एनीथिंग। ठीक है, बाद में पता लगा कि ये जो फैक्टर ये बात कर रहे थे उसका फिजिकल बेसिस पता लगा कि दीज फैक्टर आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उन्हीं फैक्टर्स को बाद में क्या बुलाया गया, जीन्स बुलाया गया। तो इसी जो भी हमने अभी मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं उसको क्रोमोसोमल के फॉर्म में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको बुलाते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो मेंडल ने जो भी अपना वर्क पब्लिश किया था उसको 1900 तक कुछ नहीं पता था। देखो लिखा हुआ है, इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। 1900 में 3 साइंटिस्ट आए थे, आगे लिखा हुआ है। क्यों इनका वर्क जो है वो अनपब्लिश रहा, अनरिकॉग्नाइज रहा, इसके पीछे मैंने कई सारे रीज़न बताए थे। शाई नेचर के थे, ही हैज़ यूज द मैथमेटिक्स इन द बायोलॉजी, इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ कर लिया था। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न की वजह से इनके जो भी पॉइंट्स थे उसको एक्सेप्ट नहीं किया था बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ किया था। ठीक है, तो जब इन्होंने इनका कोई जो भी वर्क था वो अनरिकॉग्नाइज था। लेकिन बाद में 3 साइंटिस्ट, देखो लिखा हुआ है 1900, 3 साइंटिस्ट डिवराइज, कॉरेंस एंड वॉन शर्मैग, ये इंपॉर्टेंट है तीनों नाम। इन्होंने फिर से रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को, रिजल्ट ऑफ द इनहेरिटेंस कैरेक्टर एंड आल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी माइक्रोस्कोप में। जब माइक्रोस्कोप में इन्वेंशन हुआ तो किसके बारे में पता लगा, सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में देखा गया कि क्रोमोसोम्स कैसे मूव करते हैं, कैसे उनके बीच में पेयरिंग होती है, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग इज रिवील्ड अबाउट द सेल डिवीज़न बाय 2 साइंटिस्ट। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पर काफ़ी वर्कआउट किया। वन इज़ थियोडर बोवरी एंड अनदर वन इज़ द वॉल्टर सटन। तो आप शॉर्ट फॉर्म में बुला सकते हो सटन एंड बोवरी। इस बार क्वेश्चन भी आया था नीट एग्जाम में, सटन बोवरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था। इन्होंने तो ऐसे बता दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था,
ठीक है, सटन ने दिया था, बोवरी ने दिया था या मॉर्गन ने दिया था। तो ये तीनों में अभी आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि सेल डिवीज़न को जो ऑब्जर्व किया तो देखा कि क्रोमोसोम्स होते हैं, हो ना हो जो फैक्टर मेंडल बात कर रहे थे वो फैक्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वाल्टर सटन एंड थियोडर बोवरी noted that the behavior of the chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosomal movement। उन्होंने किसको यूज़ किया, क्रोमोसोम मूवमेंट को यूज़ किया टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। मतलब मेंडल ने जो फैक्टर के बेसिस पे बताया था उसी चीज़ को इन्होंने क्रोमोसोम्स की मूवमेंट पे डिस्क्राइब किया, और इसी थ्योरी को क्या बुलाते हैं हम, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये सेल डिवीज़न आपने 11th में पढ़ रखा है, आपको पता है G1 फेज़ होती है, फिर S फेज़ होता है, फिर G2 फेज़ होता है। ठीक है, फिर एनाफेज मतलब मियोसिस के फेजेस आते हैं। तो किस तरह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे एक दूसरे से सेग्रीगेट हो रहे हैं देख सकते हो। जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं तो उस पर जो जीन्स लगे होते हैं उनका भी सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, लेकिन जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर में नहीं जाते। ठीक है, उनका रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, तो इसीलिए वो रिकॉम्बिनेंट मतलब कैरेक्टर शो नहीं करते। तो ये ध्यान रखना कि मियोसिस में एक फेज़ आती है जिसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। तो अगर जीन्स लिंक हैं, कंप्लीट लिंकेज है, तो वो रिकॉम्बिनेशन शो नहीं करेंगे। जब भी रिकॉम्बिनेशन अगर शो नहीं करेंगे तो उनके बीच में जो पेरेंटल ट्रेट है वही अपीयर होगा, नॉन पेरेंटल ट्रेट कभी अपीयर नहीं होगा। समझ में आया? तो इसीलिए मैं बार बार उस पॉइंट को हर जगह रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल डिवीज़न से रिकॉम्बिनेशन को नहीं पढ़ पाओगे, अगर आप और भी चीज़ों से रिकॉम्बिनेशन नहीं पता लगा पाओगे, तो आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हो गई। पेज नंबर 81 तक पहुंच गए। उसके बाद दो टेबल बनी हुई है आपके बुक में, एक पेयर बता रहा है जीन्स के बारे में, एक बता रहा है क्रोमोसोम्स के बारे में। मैंने आपको फुल लेक्चर में बता रखा है कि कौन जीन्स के बारे में बताता है, कौन क्रोमोसोम्स के बारे में बताता है। मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ए वाला क्या है, जीन्स है कि क्रोमोसोम्स है, और बी वाला क्या है, क्रोमोसोम्स है कि जीन्स है। तो ये पूरा तो टॉपिक है पूरा सेल डिवीज़न पे डिपेंड है, क्योंकि इन्होंने सेल डिवीज़न को ऑब्जर्व किया था और सेल डिवीज़न को ऑब्जर्व करने के बेसिस पे ही इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, वो दोनों में से किसी एक का है। अभी मैं आगे दिखा रहा हूँ सटन का। अगर आप यहाँ लाइन को ध्यान से देखो तो सटन एंड बोवरी आर्ग्यूड दैट पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर। मतलब जब भी दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पेयर बनाते हैं या सेग्रीगेट होते हैं तो वो जो जीन्स कैरी कर रहे हैं, वो जो कैरेक्टर कैरी कर रहे हैं, उनका भी सेग्रीगेशन और पेयरिंग होती है, क्योंकि उसी पे तो प्रेजेंट है। अगर क्रोमोसोम पे ही जीन्स प्रेजेंट है तो जब उनकी पेयरिंग होगी तो जीन्स भी पेयर हो जाएंगे, जब वो सेग्रीगेट होंगे तो जीन्स भी सेग्रीगेट हो जाएंगे। बात समझ में आई? लेकिन सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने किसको, पूरी नॉलेज को किसने यूनाइट किया? सटन ने। और इन्होंने क्या बताया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दोनों ही साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया, लेकिन अल्टीमेटली इवेंचुअली, ठीक है, किसने सबसे लास्ट में जो है सारी नॉलेज को यूनाइट किया? वो कौन थे? सटन थे। ठीक है, उसके बाद टी.एच. मॉर्गन आ गए। टी.एच. मॉर्गन को हम लोग एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का फादर भी बोलते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था। तो फॉलोइंग द सिंथेसिस ऑफ आइडिया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय थॉमस हंट मॉर्गन। ये नीट एग्जाम का क्वेश्चन था यही 2020 में कि चार साइंटिस्ट का नाम दिया था, पूछा गया था कि किसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो दिमाग में सबके भरा है सटन बोवरी, लेकिन देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया? टी.एच. मॉर्गन ने दिया। समझ में आ गया? इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? ड्रोसोफिला में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल एंड फीमेल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई। जब इन्होंने लेके एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्यों लिया था ये भी मैंने बता रखा है कि वाई ही हैज सेलेक्टेड द ड्रोसोफिला। इन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों सेलेक्ट किया था? ठीक है, उसका रीज़न आपको पता है, इसका रीज़न यहाँ बुक में भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना, बहुत ईजी है। ठीक है, जब इन्होंने ड्रोसोफिला को लेके एक्सपेरिमेंट किया तो ये पैरा पे ध्यान दो। इस पैरा को मैं पढ़ के पूरा बता रहा हूँ आपको और अच्छे से समझा रहा हूँ कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक। ठीक है, वो कैसे थे? सेक्स लिंक। सेक्स लिंक का मतलब क्या है कि दे आर कैरीड बाई सेक्स क्रोमोसोम। याद रखना, सेक्स लिंक का मतलब क्या होता है? द कैरेक्टर दोज आर कैरीड बाई द
सेक्स क्रोमोसोम। और ऑटोसोमल लिंक का मतलब क्या हो गया कि वो ऑटोसोम कैरी करेगा, समझ में आया? जैसे मेल एंड फीमेल के कैरेक्टर वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम कैरी करते हैं, ऐसे यहाँ पे भी है। तो द क्रॉसेज वर सिमिलर टू डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन्होंने जो क्रॉस परफॉर्म कराया वो किसके सिमिलर था? डाई हाइब्रिड क्रॉस के। कैरीड आउट बाई मेंडल इन पीस, जैसे उन्होंने परफॉर्म किया था। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड, याद रखना ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने किसको हाइब्रिडाइज किया? येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल को। येलो बॉडी मतलब फीमेल जो ड्रोसोफिला है उसकी बॉडी कैसी है? येलो, और उसकी जो आई है वो कैसी है? वाइट आइड फीमेल। किससे क्रॉस कराया? ब्राउन बॉडीड से और रेड आइड मेल से कराया, इंटरक्रॉस्ड देयर F1 प्रोजेनी। उसके बाद इनके F1 प्रोजेनी को भी इंटरक्रॉस करवाया। ही ऑब्जर्व दैट टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। याद है ना मेंडल ने क्या बोला था कि जो जीन का सेग्रीगेशन होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने देखा कि सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंटली नहीं हुआ ऑफ ईच अदर, एंड द F2 रेशियो डेविएटेड फ्रॉम द डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ द मेंडल। मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड रेशियो बताया था 9:3:3:1, उससे इनका रेशियो डेविएट हो गया, समझ में आया? ठीक है, इन्होंने यही एक्सपेक्ट किया था कि यही रेशियो आएगा, लेकिन ये रेशियो अपीयर नहीं हुआ। मॉर्गन फिर बाद में जब इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया तब इन्होंने बोला मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। वो जीन्स जो है वो किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे? एक्स क्रोमोसोम पे। एंड सा क्विकली दैट व्हेन द टू जीन्स इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। याद रखना ऐसे जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे होते हैं उनको क्या बुलाते हैं? लिंक्ड जीन्स बुलाते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन मच हायर, मतलब कोई भी जीन अगर एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा होगा, समझ में आया? मतलब रिकॉम्बिनेशन कम आएगा। क्लियर है? वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल ट्रेट। नॉन पेरेंटल मतलब रिकॉम्बिनेशन। Morgan attribute this due to the physical association of the genes that is known as linkage। इसी टर्म को इन्होंने क्या बुलाया? लिंकेज बुलाया, टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। और इसी को उन्होंने बताया कि रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। याद रखना रिकॉम्बिनेशन मतलब नॉन पेरेंटल ट्रेट अगर अपीयर हो रहे हैं तो उसको क्या बुलाते हैं हम? रिकॉम्बिनेशन। उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? या तो जीन्स लिंकेज ना शो करें, जीन्स सेम क्रोमोसोम पे ना प्रेजेंट होके डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, तब रिकॉम्बिनेशन आएगा। दूसरा, अगर जीन्स के बीच में जो फिजिकल एसोसिएशन है, लिंकेज है, वो वीक है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन पे भी क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन आएगा। क्लियर है? तो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, अगर सेम क्रोमोसोम पे भी जीन्स प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिकॉम्बिनेशन शो नहीं कर सकते, शो कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस डिपेंड करेगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो रिकॉम्बिनेशन आएगा, डिस्टेंस कम होगी, टाइटली लिंकेज होंगे तो रिकॉम्बिनेशन नहीं आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना आराम से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरा पे आ जाओ। नेक्स्ट पे आपको ये डायग्राम मैंने समझा रखा है पहले ही कि क्रॉस ए में अगर देखो तो क्रॉस ए में रिकॉम्बिनेशन देखो 1.3% आ रहा है, इसका मतलब है इनके बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। लेकिन क्रॉस बी में देखो, क्रॉस बी वाले, ये क्रॉस बी है, इसमें देखो रिकॉम्बिनेशन कितना आ रहा है? 37.2% आ रहा है। तो बताओ किस क्रॉस में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा आ रहा है? क्रॉस बी में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इससे आप क्या मतलब कंक्लूजन दे सकते हो कि जो जीन्स हैं मिनिएचर और वाइट, किस जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा आ रहा है? मिनिएचर और वाइट के बीच में। तो इनके बीच में लिंकेज क्या है? वीक है। समझ में आया? लिंकेज क्या है? वीक है। लेकिन वहीं पे वाइट और येलो के बीच में लिंकेज स्ट्रॉन्ग है, उनका मतलब डिस्टेंस कम है। ठीक है, डिस्टेंस एकदम से मतलब एकदम से टाइटली लिंकेज नहीं है। अगर टाइटली लिंकेज होंगे तो कभी भी मतलब रिकॉम्बिनेशन 0% आएगा। समझ में आया? पेरेंटल 100% आएगा और रिकॉम्बिनेशन कितना आएगा? 0% आएगा। ठीक है, लेकिन अगर उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन और ज़्यादा आएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी रिकॉम्बिनेशन के भी चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो यही चीज़ किसने बताई थी? टी.एच. मॉर्गन ने और उनके ग्रुप ने। उसके बाद इनके एक स्टूडेंट थे जिन्होंने बताया था कि जिन्होंने क्रोमोसोमल की मैपिंग की थी, अल्फ्रेड स्टुटवेंट, उन्होंने क्रोमोसोम्स की मैपिंग करके बताया था कि जीन्स के डिस्टेंस के बारे में बताया था मॉर्गन के बिहाफ पे, मॉर्गन यूनिट का नाम दिया था उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से ही हो गया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन।
उसके बाद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक मतलब इफ़ वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, अगर कोई भी कैरेक्टर एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रहा है एक ही कैरेक्टर को, तो उसको क्या बुला सकते हैं हम, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेंडल्स स्टडीज मेनली डिस्क्राइब दो स्टेट दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म सच एज फ्लावर कलर। उन्होंने क्या क्या लिया था, फ्लावर कलर लिया था, पर्पल, वाइट। बट इफ़ यू लुक अराउंड यू, अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें केवल 2 या 3 ट्रेट थोड़ा ना देखते हैं। जैसे अगर हम स्किन कलर की बात करें तो मेरी स्किन कलर थोड़ा सा फेयर है, किसी, आप लोग जितने लोग भी वीडियो देख रहे होंगे किसी का स्किन कलर डार्क होगा, किसी का स्किन कलर और मेरे से भी ज़्यादा फेयर होगा, किसी का स्किन कलर सांवले का होगा, समझ में आया? तो इस तरह से आपको स्किन कलर में ही बहुत सारी क्या मिल रही हैं, रेंज मिल रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, बट इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देर आर मेनी ट्रेड्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट, ठीक है, इन देयर ऑकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट, खूब ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन वी डोंट हैव जस्ट टॉल एंड शॉर्ट। अगर आप हाइट में देखो तो केवल बस टॉल और शॉर्ट नहीं होते, जैसे गार्डन पी में था बस टॉल और शॉर्ट, लेकिन बहुत सारे, किसी की हाइट 5 फीट होती है, किसी की 4.5 होती है, किसी की 5.5 होती है, किसी की 6 होती है। तो इस तरह से हाइट अलग अलग होती है कि नहीं होती, डिस्टिंग कर सकते हैं अल्टरनेटिव, बट अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स। Such traits are generally controlled by 3 or more genes। ऐसे जो कैरेक्टर हैं जिनमें रेंज बहुत ज़्यादा मिलती है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है, तो वो मोस्टली पॉलीजेनिक ट्रेट्स होते हैं। क्लियर है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मल्टीपल जीन्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक्स प्लेस इनटू अकाउंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर मान लो कोई वार्म प्लेसेस पे रह रहा है जहाँ पे मतलब सन की रेज बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो उसके स्किन का कलर अपने आप क्या हो जाएगा, डल होता चला जाएगा। ठीक है भाई, जितने भी अमेरिकन हैं, जितने भी कहते हैं फेयर कलर, गोरे लोग होते हैं, ठीक है, गोरी कलर मतलब हम, जैसे मैं गोरा नहीं है, इसको गोरा नहीं बुलाते हैं, ठीक है। गोरा मतलब जो ठंडे, मतलब जैसे अगर आप अमेरिका यूएसए का एग्जांपल ले लो, फ्रांस का ले लो, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं गोरे लोग रहते हैं। आपने सुना होगा कि कलर के बेसिस में रेसिज्म ना, कलर के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो काले एंड गोरे का भेद होता है वहाँ ज़्यादा, अपने यहाँ तो ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो वो क्या होता है, ह्यूमन स्किन कलर इज़ अनदर क्लासिक एग्जांपल इन पॉलीजेनिक ट्रेट। तो इसमें 3 जीन्स होते हैं, ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। तो ये डोमिनेंट एलील होता है, डोमिनेंट जीन्स होते हैं, और स्मॉल ए से लिखोगे तो रिसेसिव होता है। तो इनके कॉम्बिनेशन अगर आप बनाओगे तो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बनेंगे, समझ में। ये एक टाइप का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, और इसका कॉम्बिनेशन आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अपने बुक में ज़रा अपने कॉपी में करना है इसको। देखो, जब इसका और इसका क्रॉस होगा तो ये कंडीशन आएगी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और कैपिटल सी स्मॉल सी। अब बताओ इनके कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है, कितने टाइप के गमीट बना सकते हो आप? इनके 8 टाइप के गमीट बना सकते हो। अब 8 टाइप के गमीट ज़रा बनाना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि यस सर वी आर एबल टू मतलब वी आर एबल टू डेवलप द कॉम्बिनेशन। हम कॉम्बिनेशन डेवलप करना सीख गए हैं और कर सकते हैं। तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन ही डेवलप करना है, और ट्राई हाइब्रिड है, इसलिए हर एक गमीट में कितने एलील्स होंगे, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, 3 एलील्स होंगे, याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ट्राई हाइब्रिड का एग्जांपल है। क्लियर है? तो नेक्स्ट आ जाओ। प्लियोट्रॉपी में उसी का उल्टा है। पॉलीजेनिक में अभी मैंने क्या बताया, मोर देन 1 जीन कंट्रोल 1 ट्रेट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, द 1 जीन कंट्रोल एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, जैसे फेनिलकेटोनूरिया। देखो यहाँ पे लिखा है फेनिलकेटोनूरिया एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी इनहेरिटेंस। द डिजीज इज कॉज्ड बाई म्यूटेशन in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase। ये आपने पढ़ रखा है फुल कोर्स में, ठीक है, सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। दिस मैनिफेस्ट, ठीक है, ये क्या गड़बड़ कर देता है, इटसेल्फ थ्रू द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन ये भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है। रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, तो ये क्या है, एक जीन के म्यूटेशन होने की वजह से कई सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, प्लियोट्रॉपी है। क्लियर है? तो इस तरह से सिंगल जीन में म्यूटेशन होने की वजह से कई सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन चेंज हो जा रहे हैं। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इजी है, बस इसमें आप ध्यान रखना कि एक्स बॉडी कहीं पे एनवायरनमेंट भी बिहेव करता है। आपको मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल दिया था। देखो हैंकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैंकिंग कुड ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ द स्पर्म
ठीक है, इन द फ्यू इंसेक्ट्स। जब इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑब्जर्व किया किसमें, इंसेक्ट्स में, तो इन्होंने देखा कि 50% स्पर्म के पास कुछ एक बॉडी होती है और 50% के पास नहीं होती। उसी बॉडी को इन्होंने एक्स बॉडी बुलाया था, लेकिन ये फेल हो गए, इन्होंने बता नहीं पाए कि एक्स बॉडी करती क्या है। बाद में पता लगा कि ये जो एक्स बॉडी होती है यही सेक्स डिटर्मिनेशन करती है। अगर गमीट में एक्स बॉडी प्रेजेंट है और वो फीमेल के एक्स गमीट से फर्टिलाइज करती है, तब तो कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, फीमेल। ऐसी कंडीशन में फीमेल होगा। लेकिन अगर गमीट के पास एक्स क्रोमोसोम एक्स बॉडी नहीं है, ठीक है, और वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से फर्टिलाइज करती है, तो ऐसी कंडीशन में मेल प्रोड्यूस होगा। तो ऐसी कंडीशन में फीमेल प्रोड्यूस होगी, ये फीमेल हो जाएगी, और इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, मेल प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आई। लेकिन एनवायरनमेंट भी एज अ क्यू बिहेव करता है, एनवायरनमेंट भी एज अ फैक्टर बिहेव करता है, मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन में कई डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। कहीं पे मेल डिटरमाइन करता है, कहीं पे फीमेल डिटरमाइन करता है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ह्यूमन के केस में मेल में 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई, जिनको सेक्स क्रोमोसोम्स बुलाते हैं। फीमेल में एक ही टाइप के एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और एक्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखो तो ह्यूमन के केस में कौन डिटरमाइन कर रहा है सेक्स को, मेल। वहीं पे ड्रोसोफिला में एकदम सेम वैसे ही होता है जैसे ह्यूमन में होता है, लेकिन बर्ड में अलग होता है। अगर आप बर्ड में देखो तो बर्ड में जो फीमेल होती है वो हेट्रोगैमेटिक होती है, वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करती है, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। और मेल में क्या होता है, एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, ZZ, और यहाँ पे क्या होगा, ZW। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है ये, ठीक है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। मेल हेट्रोगैमेटी क्या होता है, फीमेल हेट्रोगैमेटी क्या होता है। अगर हम ह्यूमन के केस में देखें, ठीक है, तो फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक है। लेकिन अगर बर्ड के केस में देखें तो बर्ड यहाँ पे क्या है, हेट्रोगैमेटिक है। तो ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, फीमेल हेट्रोगैमेटी बता दिया तुम्हें। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर को ऑटोसोम्स बुलाते हैं, जो 23rd पेयर होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जब गैमीट प्रोड्यूस करते हैं मेल में तो 50% गैमीट में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और 50% में वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती हैं तो 50% के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है एक्स और एक्स की। तो इस तरह से इसको आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी के केस में क्या होता है कि फीमेल क्या होती है, डायप्लॉइड होती है। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 32। मेल क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 16। तो फीमेल जब गैमीट प्रोड्यूस करती है तो कौन सा डिवीज़न होगा, मियोसिस, क्योंकि तुम्हें पता है गैमीट्स हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो कितने गैमीट्स आ जाएंगे, 16 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, सॉरी, ठीक है। उसके बाद अगर मेल जब गैमीट प्रोड्यूस करेगा तो कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 16 क्रोमोसोम्स होंगे गैमीट में, ठीक है। लेकिन जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा तो कौन प्रोड्यूस होगा, फीमेल प्रोड्यूस होगी, याद रखना। लेकिन अगर फीमेल का जो गैमीट है वो अनफर्टिलाइज्ड है, उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो डायरेक्ट किस में चेंज हो सकता है, मेल में। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पता लग गया कि फीमेल हनी बी के केस में फीमेल का प्रोडक्शन कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, और मेल का प्रोडक्शन कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो डायरेक्ट मेल ऑर्गेनिज्म, मेल हनी बी बना लेगी। क्लियर है, ठीक है। उसके इसीलिए मैंने बताया था कि जो मेल हनी बी होता है उसका कोई फादर नहीं होता, लेकिन ग्रैंड फादर होता है। इस स्टेटमेंट के बारे में सोचना, मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं, मेल जो हनी बी होता है इसका कोई फादर नहीं होता, इसका ग्रैंड फादर होता है, ठीक है। सब क्यों ऐसा होता है ये ज़रा सोच के बताना कमेंट बॉक्स में कि यस सर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, म्यूटेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। मैंने मॉलिकुलर बेसिस में भी म्यूटेशन समझा दिया है। उसके बाद पेडिग्री, देखो पेडिग्री मैंने बताया तो है, लेकिन आपके बोर्ड के सिलेबस में पेडिग्री एनालिसिस नहीं है, ठीक है। तो पेडिग्री आप जो है बात के लिए रखो, अभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो। नेक्स्ट आ जाओ, अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, 2 टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्रोमोसोम्स के नंबर कभी अल्टर नहीं होंगे, कभी चेंज नहीं होंगे, बस म्यूटेशन होगा, समझ में आया, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में मैंने आपको बता रखा है 4 टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। ऑटोसोमल हो सकता है, ठीक है, सेक्स लिंक हो सकता है। ऑटोसोमल मतलब आपको पता है 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर वो कोई डिसऑर्डर कैरी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोसोमल। और जो 23rd पेयर होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बुलाते हैं, ठीक है, अगर वो कैरी कर रहा है तो उसको सेक्स लिंक बुलाते हैं। तो इस तरह से 2 हो गए, या तो ऑटोसोमल होगा या तो क्या होगा, सेक्स लिंक्ड होगा। दूसरा या तो रिसेसिव होगा या तो डोमिनेंट होगा। तो इस तरह से 4 डिफरेंट
टाइप्स हो सकते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के। तो यहाँ पे देखो पेडिग्री बना रखी है, पेडिग्री में फर्स्ट जनरेशन में अगर कोई भी ट्रेट एक्सप्रेस कर दे तो जान लो डोमिनेंट है। आप देख सकते हो डोमिनेंट का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, मस्कुलर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एक टाइप का डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है, और ये इसकी पेडिग्री बता रहा है। ये जो पेडिग्री है ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की है, और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी किस टाइप का डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल है और डोमिनेंट है। मैंने आपको बताया ना, अगर फर्स्ट जनरेशन में ही कोई ट्रेट एक्सप्रेस कर जाए तो जान लेना वो डोमिनेंट है, फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस ना कर रहे तो जान लेना वो रिसेसिव है। और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड आ रहे हैं तो जान लेना ये ऑटोसोमल है। तो ये किसको दिखा रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव को दिखा रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव को। और ये किसको दिखा रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट को दिखा रहा है। समझ में आया। उसके बाद देखो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, दीज टू एग्जाम्पल ऑफ द सेक्स लिंक्ड ट्रेट। इसका मतलब है सेक्स लिंक मतलब एक्स लिंक्ड, याद रखना सेक्स क्रोमोसोम तो दो होते हैं ना, एक एक्स और वाई, तो एक्चुअली ये वाई एक्स लिंक्ड होते हैं, वाई लिंक्ड नहीं होते। अब बताओ मेल का ज़्यादा नुकसान होगा कि फीमेल का। ठीक है, फीमेल तो गाना गा सकती है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अगर कोई कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल मतलब आपने पढ़ रखा है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको एंजॉय करके पढ़ा रहा हूँ। फीमेल कैरियर फीमेल का मतलब क्या हो गया, एक्स एच एक्स, ठीक है। अगर इसकी मैरिज किसी नॉर्मल मेल से हो गई तो क्या होगा, तो फीमेल गाना गा सकती है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। वही हाल यहाँ पे भी है, क्योंकि जब सन चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो ये ट्रेट मतलब ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो जो मदर होती है वो अपने सन में ट्रांसफ़र कर देगी। और सन में पता है तुम्हें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब जो मेल होता है उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। इसीलिए जितने भी एक्स लिंक ट्रेट होते हैं, सेक्स लिंक में एक्स लिंक ट्रेट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मेल को इफेक्ट करते हैं, फीमेल को इफेक्ट नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि फीमेल में तो दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, एक उसको बचा ले जाएगा। समझ में आए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने एक पढ़ लिया, चाहे कलर ब्लाइंडनेस पढ़ लो और चाहे किसको पढ़ लो, हीमोफीलिया, दोनों की इनहेरिटेंस एक जैसी होती है। तो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं, जिसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और याद रखना ये जो जितने भी सेक्स लिंक ट्रेट होते हैं ये या तो मेल को ज़्यादा इफेक्ट करेंगे या तो फीमेल को, क्योंकि ये एक्स लिंक ट्रेट है और मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो हमेशा याद रखना मेल चाइल्ड जो सन चाइल्ड होगा मतलब बॉय चाइल्ड होगा वो ज़्यादा इफेक्टेड होगा कंपेयर टू द डॉटर। डॉटर के कंपेयर में जो मेल चाइल्ड होगी वो ज़्यादा इफेक्टेड होगी। क्यों, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यहीं से मैंने आपको बताया था, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि इन रेफरेंस टू द एक्स क्रोमोसोम, अगर हम एक्स क्रोमोसोम का रेफरेंस लें तो मदर ट्रांसफर इट्स एक्स क्रोमोसोम टू हर सन एंड फादर ट्रांसफर हिज एक्स क्रोमोसोम टू द डॉटर। तो इसका मतलब है अगर फादर अफेक्टेड है तो उसकी डॉटर भी क्या हो सकती है, कैरियर हो सकती है। समझ में आया? लेकिन अगर मदर कैरियर है तो सन अफेक्टेड हो सकता है। तो इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स क्या होते हैं और इनहेरिटेंस कैसे होती है, लिखा है कि 8% मेल अफेक्टेड होते हैं और 0.4% फीमेल। तो इसका रीज़न क्या है बता दिया मैंने। उसके बाद हीमोफीलिया, एकदम वैसे ही हीमोफीलिया में बस क्या नहीं होता, ब्लड क्लॉट नहीं होता, इसमें एक फैक्टर होता है वो एब्सेंट होता है और वो भी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। याद रखना ये किस टाइप का ट्रेट है, किस टाइप के डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब यहाँ देख सकते हो मॉलिक्यूलर पढ़ ली हो तो यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए GAG और CTC ये DNA पे होते हैं। ये किसके स्ट्रैंड है, DNA के। ये क्या बन रहा है, RNA। आपको DNA से RNA बनाना आ ही गया कि किस तरह से DNA स्ट्रैंड से क्या बनाते हैं, RNA बनाते हैं, ठीक है। तो जो mRNA बना वो क्या है, GAG। इसका मतलब है ये जो लास्ट वाला है CTC ये टेम्पलेट है और ऊपर वाला क्या है, कोडिंग है। तो आप देख सकते हो जो टेम्पलेट है जब इसका क्या होगा, इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, T की जगह A और C की जगह G। तो कौन सा mRNA बन जाएगा, GAG, ठीक है। लेकिन जब म्यूटेशन हो जा रहा है, आप यहाँ ध्यान से देखो, जब म्यूटेशन होगा किस पॉइंट में म्यूटेशन, मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन हुआ, केवल एक। GAG की जगह क्या हो गया, GTG, केवल एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ, इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। किस म्यूटेशन का एग्जाम्पल है ये, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। समझ में आया?
और पॉइंट म्यूटेशन, एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने की वजह से एमआरएनए भी चेंज हो गया और देखो अमीनो एसिड भी क्या हो गई, चेंज हो गई। 6 पोजीशन पे ग्लूटामिन आनी चाहिए थी, किसके लिए, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए, लेकिन 6 पोजीशन पे कौन आ गई, वेलिन। इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये कैपिलरी में जब एंटर करेंगे तो दे विल ट्रैप, ये प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस डिजीज़ को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, याद रखना। इसके इनहेरिटेंस मेल और फीमेल दोनों में इक्वल होती है, इसके लिए क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। तो इसकी इनहेरिटेंस मैंने बता रखी है फुल कोर्स में, एक बार उसको रिवाइज कर लेना। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, फेनिलकीटोनूरिया। फेनिलकीटोनूरिया जो होता है वो अभी मैंने बताया एक टाइप का प्लियोट्रॉपी ट्रेट है, इसमें भी जीन में म्यूटेशन हो जाता है। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, जब जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जो 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 कन्वर्ट करता है फेनिलएलेनिन को टायरोसिन में, वो अफेक्टेड हो जाता है, वो एंजाइम नहीं बनता। जब वो एंजाइम नहीं बनेगा तो बॉडी में फेनिल पायरुविक एसिड एक्युमुलेट हो जाएगी, जिससे मेंटल रिटार्डेशन, स्किन पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। किडनी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसी डिजीज़ को क्या बुलाते हैं, फेनिलकीटोनूरिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ थैलेसेमिया। थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया में दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप थैलेसेमिया देखो तो दिस इज़ एन ऑटोसोमल linked recessive blood disease transmitted from parent to the offspring when both the parents are unaffected carrier। याद रखना दोनों ही पेरेंट क्या होने चाहिए, हेट्रोजाइगस, मतलब अनअफेक्टेड और कैरियर। अनअफेक्टेड मतलब उनके पास कैरियर है तो डिजीज़ होगी नहीं, वो डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। याद रखना अगर कोई भी पर्सन किसी भी डिजीज़ का कैरियर है तो उसको इफेक्ट नहीं होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो डिजीज़ को क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू ईदर म्यूटेशन और डिलीशन, या तो म्यूटेशन हो जा रहा है या तो डिलीशन हो जा रहा है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन रिड्यूस द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। कोई एक ग्लोबिन चेन अफेक्टेड हो जाती है, चाहे अल्फा और चाहे बीटा, दैट मेक अप हीमोग्लोबिन, जो क्या बनाती है, हीमोग्लोबिन बनाती है। दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, और इसी की वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाती है। थैलेसेमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन अफेक्टेड। आपको पता है 2 चेन होती है, अल्फा और बीटा, तो इसीलिए 2 टाइप के थैलेसेमिया भी होते हैं, अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया। इन अल्फा थैलेसेमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, और बीटा में बीटा, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बीटा। अब आ जाओ अल्फा जो थैलेसेमिया होता है, ठीक है, इज कंट्रोल्ड बाई 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स। जीन्स कैसे हैं, लिंक्ड जीन्स हैं। कितने जीन्स हैं, 2, HbA1 और HbA2। किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, 16 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कितने जीन्स हो गए, 4 जीन्स हो गए, क्योंकि एक जीन के 2 पेयर होते हैं, तो कितने हो गए, 4। तो इन चारों में से कोई भी जीन जो है म्यूटेट अगर हो गया, डिलीट हो गया, तो अल्फा थैलेसेमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसीलिए अल्फा थैलेसेमिया कम प्रिवेलेंट होता है, ठीक है, क्योंकि 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं, क्लियर है। लेकिन वहीं पे द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन चेन विल प्रोड्यूस। जितनी ज़्यादा चेन अफेक्टेड होंगी उतनी अल्फा चेन कम प्रोड्यूस होगी। लेकिन बीटा में क्या होता है, बीटा थैलेसेमिया इज कंट्रोल्ड बाई अ सिंगल जीन। अब सोचो अगर सिंगल जीन है तो अगर उसमें म्यूटेशन हो गया तो डिलीशन हो गया, तो दूसरा जीन तो उसको संभाल नहीं पाएगा, मतलब बीटा चेन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये किस क्रोमोसोम पे होता है, 11 पे प्रेजेंट होता है ऑफ ईच पेरेंट, एंड अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑन वन और बोथ द जीन। या तो एक जीन में म्यूटेशन हो जाए या दोनों जीन में म्यूटेशन हो जाए। थैलेसेमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इज दैट, जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें सबसे पहले बताओ क्वालिटी चेंज होती है कि क्वांटिटी, क्वालिटी, उसका शेप सिकल शेप हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। और थैलेसेमिया में सबसे पहले बताओ कैसी प्रॉब्लम आ रही है, क्वांटिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, तो ये डिफरेंस लिख गया। उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन होती है। ऐसा क्यों होता है, जब सेल डिवीज़न के बाद जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं तो फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, कभी कभी साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता प्रॉपर आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न, रिजल्ट एन इंक्रीज, उससे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम कैन बी इंक्रीज। इसी फिनोमेनन को क्या बुलाते हैं, पॉलीप्लॉइडी। इसका मतलब है कि अगर सेल डिवीज़न प्रॉपर नहीं हुआ, या तो लॉस हो जाएगा या तो गेन हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको पता है 22 पेयर
23 पेयर होते हैं, जिसमें 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, और 23rd पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। किसी भी, चाहे वो ऑटोसोम्स हो चाहे वो सेक्स क्रोमोसोम हो, किसी के भी नंबर क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। जैसे आपके सामने कुछ डिजीज़ेज़ हैं, जैसे सबसे पहले डिजीज़ है डाउन सिंड्रोम। इसको सबसे पहले लैंगडन डाउन ने डिस्कवर किया था। ये एक ऑटोसोमल डिजीज़ है, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कौन से, यहाँ पे आप देखो इस आइडियोग्राम में देखो, ठीक है, ये जो आइडियोग्राम है इसमें क्रोमोसोम्स के पैटर्न को दिखा रहा है। यहाँ पे देखो सब जगह तो 2-2 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 1-1 पेयर है, लेकिन 21st वाला जो पेयर आप देखोगे तो वहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स हैं। इसीलिए इस कंडीशन को क्या बुलाते हैं, ट्राइसोमी कंडीशन। ट्राई, 3 क्रोमोसोम्स आ गए। किस पेयर की ट्राइसोमी कंडीशन हो गई, 21st, तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, और इसको सबसे पहले देखा किसने था, लैंगडन डाउन ने। इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया, डाउन सिंड्रोम। अब इसके सिम्टम देख सकते हो आप। डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। अगर नॉन डिसजंक्शन हो जा रहा है, इंडिविजुअल्स में लैक वन और में एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, या तो 1 पेयर लैक होगा या तो एक क्रोमोसोम्स नहीं होगा। दीज सिचुएशन आर नोन एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ट्राइसोमी मतलब एक गेन हो गया, और मोनोसोमी मतलब एक का लॉस हो गया। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम देखो, दिस द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज एन प्रेजेंट ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम, मतलब ट्राइसोमी ऑफ 21। दिस ऑर्डर लैंगडन डाउन ने बताया था। अफेक्टेड इंडिविजुअल के सिम्टम्स आप यहाँ से याद कर सकते हो। ठीक है, क्लाइन फिल्टर में क्या होता है कि यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम बढ़ जा रहा है। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो इस बार सेक्स क्रोमोसोम बढ़ रहा है, ना कि ऑटोसोम बढ़ रहा है, इसीलिए ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो कैरियोटाइप क्या हो गया, 47। कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 47। होने कितने चाहिए, 46। और उसकी कंडीशन क्या है, XXY। वाई क्रोमोसोम भी है और एक्स क्रोमोसोम भी है। इसका मतलब है इसके पास फीमेल के भी कैरेक्टर होंगे। देख सकते हो कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, पेनिस और टेस्टिस अनडेवलप्ड हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं है, इसलिए स्टेराइल होते हैं। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे कैन नॉट गिव द बर्थ टू द बेबी। ये बेबी बर्थ करने में कैपेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ओवरऑल मैस्कुलाइन फीचर होता है, लेकिन इनके पास गाइनोगोमैस्टिया मतलब फीमेल के भी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम गायब, मतलब डिलीट हो गया, 45 वाली कंडीशन हो गई, मोनोसोमी हो गई। समझ में आए, ये भी स्टेराइल होते हैं, दिखने तो वो तो फीमेल होती है। ठीक है, लेकिन जो ब्रेस्ट होते हैं, जो ओवरी होती है, रिडूमेंट्री होती है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होती। तो इस तरह से मैंने पेज नंबर 80 से लेके 92 पेज नंबर तक NCERT रिवाइज़ करा दी। बहुत अच्छे से आप लोग NCERT पढ़िएगा और टेस्ट के लिए सब लोग रेडी रहिएगा, और बताना कि येस सर वी आर लाइकिंग द रिवीजन सेशन फ्रॉम द NCERT सो दैट यू कैन कनेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द NCERT। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि आपके नीट एग्जाम में भी क्वेश्चंस इससे बहुत आते हैं। ठीक है, इसलिए एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT की। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, माई बेस्ट विशेस आर विद यू फॉर द एग्जाम, एंड स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।